मैंने अब की बार उसके थिरकते हुए होठों पर हल्का सा किस किया। अभी तक मैंने छुआ नहीं था उसे। उसने फिर आंखें खोली और मैंने हाथ के इशारे से उसकी पलकों को फिर ढक दिया। उसने मुझे छुट्टी लेकर अस्पताल चलने को कहा। मैं तुरंत उसे लेकर डॉक्टर मेहरा के प्राइवेट अस्पताल को चल दिया। राधा भाभी को भी अपने साथ ले लिया। डॉक्टर मेहरा ने देखा और पूछा, कहीं चोट तो नहीं लगी है? नंदा ने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं। कहीं कील या ब्लेड तो नहीं चुभा था? जवाब था, नहीं। इधर महीने भर के अंदर कोई ऐसी बात याद करो कि तुम्हारे शरीर से खून निकला हो या शरीर में कुछ चुभा हो या फिर तुमने किसी पिन, सुई जैसी किसी चीज से दांत खुरचा हो। कुछ देर सोचने के बाद उसने ही कहा, कुछ याद नहीं पड़ता। मैं डॉक्टर के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर के चेहरे पर हैरानी और उतार चढ़ाव साफ जाहिर हो रहा था। डॉक्टर बोला, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर कुछ न कुछ हुआ होगा जो तुम याद नहीं कर पा रही हो। बिना चोट के तो यह मुमकिन ही नहीं है। फिर डॉक्टर ने मेरी ओर देखकर कहा, मुझे टिटनेस का डर लग रहा है। आप इन्हें जितनी जल्दी हो सके सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दें। बीमारी का नाम सुनते ही मेरे पैरों की जमीन खिसकने लगी। मैं घबरा गया और उनसे पूछा, डॉक्टर साहब, कहीं खतरा तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर समय पर टिटनेस के इंजेक्शन लग जाएंगे तो ठीक हो जाएंगी। मुझे याद नहीं कि मैंने कब पर्चा लिया और कब हम तीनों सरकारी अस्पताल पहुंच गए। हम में से किसी को होश नहीं था। खतरे का डर सबको हो गया था, क्योंकि इस बीमारी की भयंकरता सबने सुन रखी थी। डॉक्टर ने देखा, जांचा, परखा, पूछा, आखिर में पहले डॉक्टर की बात का समर्थन करते हुए नंदा को स्पेशल वार्ड में दाखिल कर दिया। एटीएस के 50,000 पावर के इंजेक्शन का इंतजाम भी मुझे ही करना था। वह इंजेक्शन अस्पताल में नहीं था। देर करना खतरनाक था। नंदा के पास भाभी को छोड़कर मैं सब्र से काम लेने के लिए कहकर जाने लगा तो वे दोनों मुंह दबाकर फफक कर रो उठीं। मैंने अपने को भरसक संभाला। लगा जैसे सीना फट जाएगा। समय गंवाना ठीक न समझकर मैं शहर को चल दिया। घंटे भर बाद इंजेक्शन का भी इंतजाम हो गया। घर में सूचना देते समय मेरा गला भर गया। आंखें बरसने लगीं। सारे घर में अजीब सा सन्नाटा छा गया। पहली रात हल्की हल्की कराहने की आवाजें आती रहीं। मैं उसके साथ था। मैं उसके माथे को सहला रहा था। उसने अपना पर्स, कानों के कनफूल, मंगलसूत्र सब मुझे थमाते हुए कहा, पति जी, इन्हें रख लो। अपना ख्याल रखना। बच्चों का ख्याल रखना। वह आगे कुछ न कह सकी। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने उसे हिम्मत बंधाते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हम दोनों को ही एहसास हो चुका था कि अलविदा का समय नजदीक आ चुका है। शायद रात भर में हम इतना ही बोले थे। दूसरे दिन तक सारे गांव, इलाके, रिश्तेदारों तक को सूचना मिल गई थी। अस्पताल में भीड़ रोके नहीं रुक रही थी। अब नंदा का रूम डार्क रूम बना दिया गया था। आंखों पर पट्टी रख दी गई थी। उसके आसपास आवाज करने की मनाही कर दी गई थी। अगले दिन उसके पैरों में जकड़न चालू हो गई। पीठ में दर्द, ऐंठन बढ़ गई। दांत आपस में भिंच गए। धीरे धीरे जकड़न व ऐंठन सारे बदन में दाखिल हो गई। हल्के हल्के झटके भी पड़ने चालू हो गए। जब झटके पड़ते, ऐंठन होती, तो हम लोग उसके हाथ, पैर, सीना हल्के से मलते। ग्लूकोज की बोतलों में तरह तरह की दवाओं का मिश्रण उसे दिया जा रहा था। एटीएस का तब तक दूसरा भी 50,000 पावर का इंजेक्शन लगा दिया गया था। एक एक दिन खिसक रहे थे और उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसका शरीर इंजेक्शनों से छलनी हो गया था। पानी के बिना वहां सूखी पपलियां तड़क आई थीं। दांत कसने से खून बह रहा था। जूस व पानी के लिए वह संकेत करती, लेकिन डॉक्टर की इजाजत नहीं थी। दिल महसूस कर रह जाना पड़ता। फट आए होठों में ग्रीसलीन लगा कर तर करने की कोशिश की। पानी की 2 से 4 बूंदें तो दरारों में ही समा जाती थीं। इधर झटके तेज होते गए। दौरों की लंबाई भी बढ़ती गई। दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए उसे नींद के इंजेक्शन दिए जा रहे थे, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब ग्लूकोज को भी शरीर ने खींचना छोड़ दिया था। निराशा में सबका दिल डूबने लगा।
अभी छठे दिन की पौ नहीं फटी थी। रात को बारिश के बाद धुंधला सा उजाला होने लगा था। नर्स नींद का इंजेक्शन देकर चली गई। कुछ समय बाद मैं दूसरे लोगों की देखरेख में नंदा को सौंप कर नहाने धोने चला गया। जब लौट कर आया तब तक नंदा नहीं रही थी। अब न कोई झटके थे, न दौरे थे, न दर्द था, न कराहे थीं तो बस घर वालों की, दोस्तों की घुटती सिसकियां। मेरा सब कुछ लुट गया था। मैं खोया खोया सा रहने लगा। छोटी बच्चियां जब टकटकी लगाकर मेरी ओर देखतीं, कलेजा मुंह में आने को हो जाता। थपकियां दिलाकर सीने से लगाए उन्हें सुला देता। नवीन ने चुप्पी साध ली थी। चुपचाप आकर पुस्तक पढ़ने लग जाता। अब मांझी ही बच्चों की परवरिश कर रही थीं। धीरे धीरे 2 साल निकल गए। मांझी बच्चों की खातिर दोबारा शादी करने की बात छेड़ती तो मैं टाल जाता था। ससुराल वालों ने भी शादी के लिए कहना शुरू कर दिया। कई जगह से रिश्ते भी आने शुरू हो गए, लेकिन मैं साफ मना कर देता। भला पराए बच्चों को कौन नवेली अपना लेगी। सास जी को शादी के लायक हो आई अपनी बेटी खुशी की उतनी चिंता न थी जितनी मेरी और मेरे बच्चों की। मैंने खुशी के लिए योग्य लड़का तलाश कर सूचना भेजी तो जवाब आया कि खुशी ने इसलिए इनकार कर दिया है कि जब तक जीजाजी शादी नहीं कर लेंगे वह भी शादी नहीं करेगी। बात बिगड़ती देख ससुराल वालों ने प्रस्ताव रखा कि क्यों न खुशी से ही मेरी शादी कर दी जाए। खुशी ने भी अपनी दीदी के बच्चों की खातिर अपना त्याग स्वीकार कर लिया, लेकिन मैं इसे कैसे स्वीकार कर लेता। मैंने उसे समझाया, खुशी तुम यह क्या कर रही हो? जरा सोचो तो, मेरी उम्र का 38वां साल पार होने जा रहा है, जबकि तुम अभी 20 साल की होगी। फिर मैं 3 बच्चों का पिता भी हूँ। मेरी खातिर अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करने पर तुली हो? यह सही नहीं है। वह धीरे से बोली, आप मेरी चिंता न करें। सब सोच समझ कर ही तो मैंने हाँ की है। उम्र की क्या कहते हैं? माथे में उम्र लिखी होती तो दीदी यूं ही हमें छोड़कर चली थोड़े ही जाती। बच्चे मुझसे हिले मिले हैं। माँ का दुख भूल जाएंगे। दीदी पर जितना हक आपका था, क्या मेरा हक नहीं? मुझे भी तो उसका दुख उतना ही है जितना आपको। उसके अंदर अपनापन और त्याग की भावना साफ झलक रही थी। बहुत समझाने पर भी उसने अपना इरादा नहीं बदला। तब मुझे भी सहमति देनी पड़ी। आखिर किस किस का मुंह संभालता। टैक्सी ने हिचकोला खाया तो मेरी पिछली यादें टूट गईं। मैं अपनी यादों में इतना खो गया था कि मुझे यह ध्यान ही नहीं रहा कि मैं वर बना बैठा हूँ। एक दुल्हन भीगी पलकों से मुझे ही निहार रही है, मुझे पर रही है, समझ रही है। शायद तब तक मेरी आंखों के रास्ते कुछ बह कर सूख गया था। वह मुझ पर लुढ़क गई और मेरी गोदी में सो गई।